हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भी था उसमें। दोस्तों, सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी दोस्तों से तहे दिल से क्षमा चाहूँगा। पिछले जो है सो आपका 5-7 दिनों से वीडियो नहीं आ पाया था, तो उसके लिए सबसे पहले सभी दोस्तों को फिर से सॉरी बोलूँगा। थोड़ा सा निजी कारण था जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो आज से आपका कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा और मैं पूर्णतः पूरा प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैं कवर कर सकूँ, ताकि जल्द से जल्द जो है वह बुक आपका कंप्लीट हो सके। तो आशा करते हैं कि सभी दोस्त जो है सो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा क्षमा कर लेंगे और बढ़ते हैं आज की तरफ। तो आज जो है सो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से लेके 12 तक का। तो 9, 10, 11, 12 4 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। जल्द ही आपका 5 सेट वाला जो रिक्वेस्ट है उसको भी कल के वीडियो से मैं पूरा करूँगा 5-5 सेट से। तो सभी लोग जो है लास्ट तक बने रहेगा वीडियो। आशा करते हैं सभी दोस्तों को पसंद आएगा। और अगर पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है तो उस वीडियोस पर भी आप लोग अपना प्यार दे सकते हैं। और हम लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपका रेलवे स्टैटिक जी के वॉल्यूम 2 ये देखेंगे तो मुख्यतः आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पे आपका CV2 2 है उसमें, और साथ साथ ग्रुप डी के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। एक दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन है जिसमें आपका स्टैटिक जी के पूछे जाते हैं, तो सभी जगह आपके इसके वेटेज काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखेंगे पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और बढ़ेंगे पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको यह बताना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है आपका कपास, यह भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन से सम्मिलित हैं तो आपके ऑप्शन से देख लेंगे तो प्राकृतिक गैस हो जाएंगे, इस्पात हो जाएंगे और उर्वरक हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। दूसरा है कि मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पहना जाता है। तो देखिए कौन सा पारंपरिक पोशाक है, तो पोशाक का नाम है मैसूर पेटा। तो देखिए ये जो आपका पोशाक है ये कहाँ पे पहना जाता है, मतलब शरीर के किस भाग में यह जो है सो आपका पहना जाता है। तो यह जो है आपके सिर में, ठीक है, कहाँ पे, सिर में जो है सो इसे पहना जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा कि माहोरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए माहुरी जो है यह आपकी क्या है, एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है ओडिशा से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो ओडिशा से संबंधित है। क्या प्रश्न में पूछा गया, तो माहुरी क्या है, एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। देखिए यहाँ से आपको एक दूसरा वर्ड रिलेट हो जाएगा। माहुरी जो है एक आपका होता है माओरी। ठीक है, क्या होता है, माओरी। और माओरी जो होती है यह एक जनजाति है। ठीक है, माओरी क्या है, एक जनजाति है जो कि मुख्यतः देखेंगे तो न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में निवास करती है। तो यहाँ से थोड़ा सा रिलेटिव टाइप का नेम था इसलिए प्रयास किया बताने का। यह है आपका प्रश्न में पूछा गया माहोरी, और जो जनजाति वाला है वो है आपका माओरी। तो माओरी जनजाति कई बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि किस देश में निवास करते हैं, तो मुख्यतः यह आपके न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना और पहला क्षेत्र, तो देखते हैं ऑप्शन से। अगर सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम जो है आपका 1975 में जो है सो भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। गोवा की अगर बात करेंगे तो 1961 में इसको आज़ादी मिली थी, लेकिन 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम 1975, गोवा को 1961 एज्यूम करके चलते हैं फिलहाल। पौंडीचेरी की बात करेंगे तो इसको आपका 1954 में जो है सो अंग बनाया गया था या स्वतंत्रता इसको मिली थी। और साथ में अगर दादरा नगर हवेली की बात करेंगे तो इसको भी गोवा के साथ साथ 1961 में ही आज़ादी मिला था। तो ऑप्शन से तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1954 को इसे स्वतंत्र घोषित किया गया था पौंडीचेरी को। तो राइट आंसर तो यहाँ से सी होगा, लेकिन आंसर सीट जो आपको PDF अवेलेबल होगा उसमें आंसर डी दिया गया है, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा 5वां नंबर है कि भारत के संविधान के भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्यों में किसके प्रति सुरक्षा देने की, यहाँ नहीं की जगह होगा, बात करता है। ठीक है, किसके प्रति सुरक्षा देने की बात करता है। तो देखते हैं पहला है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ऐसा कुछ आपका संविधान के भाग 4 में कुछ नहीं कहा गया है। आजीविका के पर्याप्त साधन भी नहीं हो सकता है। धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं है, यह भी आपका गलत ही दिख रहा है। अगला है आपका कि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। हाँ, इस तरह की बात जो है आपके संविधान के भाग 4 में कही गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है।
अगला है आपका छठा नंबर प्रश्न है कि किसोट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है। तो देखिए किसोट नामक उपन्यास जो है यह आपका लिखा गया है किसके द्वारा, तो सलमान राशिद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो सलमान राशिद के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है उपन्यास का, तो किसोट। अगला है आपका 7वां नंबर कि किस यकृत शोध विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं है। ठीक है, क्या है, किस यकृत शोध विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं। तो देखिए आपका जो हेपेटाइटिस सी है उसके लिए कोई भी टीका अभी तक निर्मित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आगे है आपका 8वां नंबर कि कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। तो देखिए आपको बताना है कि गुजरात में कौन कौन से बंदरगाह स्थित नहीं है। मुख्यतः आप लोग को एक बंदरगाह पता होगा, कांडला बंदरगाह, तो जो कि मुख्य रूप से है और काफ़ी फेमस है इसलिए लोग जानते हैं। बाकी ये छोटे छोटे बंदरगाह हैं तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, पहले आपका दीघी बंदरगाह। तो देखिए दीघी बंदरगाह जो है यह आपका गुजरात में नहीं है। ठीक है, यह कहाँ पे है, तो यह आपका महाराष्ट्र में है और राइट आंसर यहाँ के लिए ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बाकी सिक्का बंदरगाह है या ओखा हो या फिर मुंदारा बंदरगाह, तीनों के तीनों गुजरात में ही अवस्थित हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दुर्योधन सिंह नेगी जो है यह आपके प्रसिद्ध हैं मुक्केबाजी के क्षेत्र में। ठीक है, दुर्योधन सिंह नेगी हैं किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो मुक्केबाजी के क्षेत्र में। देखिए खिलाड़ियों से लेके जो प्रश्न बनते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि अभी जैसे आपका 2020 चल रहा है, तो अभी जो 2021 है, तो 20 के आसपास में या फिर 18 हो या 19 हो, मतलब अभी जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है इसके आसपास में जो भी गेम्स चल रहा है उसमें कौन से प्लेयर उभर कर आगे की तरफ आए हैं, तो उस प्लेयर के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे आपका 2018 में जो आपका राष्ट्रमंडल गेम हुआ था कॉमनवेल्थ, तो वहाँ से कुछ आपके प्लेयर हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा एज्यूम करना है। या फिर अभी 2021 में जो आपका 2020 में टोक्यो ओलंपिक होना था वह एक्सटेंड करके 21 में किया गया है, तो वहाँ से अगर कुछ प्लेयर निकलते हैं तो उनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके जैसे अभी आपकी मीराबाई चानू हो गई, या फिर आपका अगर देखेंगे तो नए प्लेयर जैसे आपके अमित पंघाल हैं, तो इन सभी तरह के प्लेयर हैं, तो उनको लेके थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है। या फिर जिनको अभी हाल फिलहाल में अवार्ड मिला है, जैसे अभी रानी रामपाल हैं, तो उनको आपका जो है सो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उस तरह के जो भी नाम हैं, नए चर्चित चेहरे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। और ये सभी चीज़ें आपको किसी भी करंट अफेयर की जो नॉर्मल बुक होती है उसमें आपको एक खेल वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पर ये सभी चीज़ देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं, बस ऊपर ऊपर से आपको देखना है कि हाँ कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। एक दो बार इसको देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा जो है सो आपका गैसीय ग्रह नहीं है। तो शनि की बात करेंगे तो गैसीय ग्रह है, बृहस्पति भी हो या अरुण, तीनों के तीनों आपके गैसीय ग्रह हैं। लेकिन अगर मंगल की बात करेंगे तो मंगल जो है आपका गैसीय ग्रह के में नहीं आता है। ठीक है, मंगल क्या है, गैसीय ग्रह नहीं आता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल ग्रह किस कलर का दिखता है, तो यह जो है सो लाल कलर का दिखता है। और यह भी पूछा जाता है कि लाल क्यों दिखता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की बहुलता के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की बहुलता के कारण लाल कलर का दिखता है। आगे आपका 11वां नंबर प्रश्न है कि 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ पे स्थित है। तो काफ़ी बार पूछा भी गया कहाँ पे स्थित है यह स्तंभ आपका, तो इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पे, इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका 12वां नंबर कि किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं, तो वो है आपका बुर्जहोम। ठीक है, कौन सा, बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 13वां नंबर कि सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है। तो देखिए सुल्तान ऑफ जौहर कप की बात करेंगे तो यह जो आपका संबंधित है किस टूर्नामेंट से, तो यह संबंधित है हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 14वां नंबर प्रश्न है कि काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है। तो देखिए काबिनी के बारे में देखेंगे तो काबिनी जो है यह आपकी कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है काबिनी नदी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। आगे है आपका 15 नंबर की यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो देखिए यूरोपा भी कई बार पूछा गया, कई ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक दो बार यूरोपा से लेके प्रश्न पूछे गए, थोड़ा सा चर्चित है। तो यूरोपा जो आपका सैटेलाइट है किस ग्रह का, तो यह है आपका बृहस्पति का सैटेलाइट है। ठीक है, किसका सैटेलाइट है, तो बृहस्पति का सैटेलाइट है यूरोपा।
अगला प्रश्न है आपका 16वां नंबर कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो देखिए यूपी में अगर बात करेंगे तो राज्यसभा में 31 सदस्य और लोकसभा की बात होगी तो 80 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और सबसे ज़्यादा नंबर में देखेंगे तो आपका राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं मेंबर। नेक्स्ट है आपका 17वां नंबर कि कोरंडम किसका अयस्क है। ठीक है, तो कोरंडम के बारे में पूछा जा रहा है किसका ओर है, तो कोरंडम जो है यह आपका एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, किसका? एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि तमिल साप्ताहिक पत्रिका कूड़ी अरसु। ठीक है, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कूड़ी अरसु किसने आरंभ किया था? तो यह जो है सो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो पेरियार ईवी रामासामी के द्वारा आरंभ किया गया था। आगे है आपका 19वां नंबर की सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है कहाँ से निकलती है। तो सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जानते हैं, यह कहाँ से निकलती है? तो यह आपकी निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। ठीक है, कहाँ से? तो मणिपुर की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 20वां नंबर की कौन सा महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो सेनोजोइक को। ठीक है, किसे? सेनोजोइक को। आगे है आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न है कि जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोला जाता है। इसमें आपके देखेंगे तो दो प्रकार के मुख्यतः टैक्स होते हैं। ऐसे होते हैं तीन आपके एसजीएसटी हैं, सीजीएसटी हैं और एक आईजीएसटी है। सीजीएसटी क्या होता है? वो आपका सेंट्रल का, एसजीएसटी स्टेट का और आई वाला होता है इंटीग्रेटेड, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिला के। तो इसी से आपके कुछ प्रश्न हैं। पूछा जीएसटी परिषद एक वैधानिक निकाय है, तो ये तो गलत है। दूसरा है 100 में संशोधन, तो 100 में संशोधन से नहीं 101 में संशोधन से इसको लागू किया गया था। आगे केंद्र की जीएसटी नेटवर्क में 100% हिस्सेदारी, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था, तो यह आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। जीएसटी में पूछा जा सकता है कि टैक्स जो है सो कितने स्लैब में है। तो टोटल 4 स्लैब में, एक 5% का टैक्स होता है, एक 12% का होता है, एक 18 का है और एक 28 का है। तो 4 स्लैब है आपके जीएसटी में। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है कि ईएमएस नंबूद्रीपाद किस पार्टी से संबंधित है। तो देखिए ईएमएस नंबूद्रीपाद जो है यह आपके संबंधित है किस पार्टी से? तो सीपीआई-एम से। ठीक है, किससे? सीपीआई और ब्रैकेट में एम, और एक आपकी पार्टी है सीपीआई ब्रैकेट में एमएल। ठीक है, इस तरह के देखेंगे तो एक बार मतलब कन्हैया कुमार जो है उनके इंटरव्यू में मैं देख रहा था, बता रहे थे टोटल आपकी 70 पार्टियां हैं जो कि आपकी सीपीआई की पार्टियां हैं, मतलब उसके छोटे छोटे अंग टूट टूट के अलग अलग पार्टी बन चुके हैं इस तरह से। तो उसी में पूछा गया ईएमएस नंबूद्रीपाद, तो ये आपके सीपीआई-एम के पार्टी से संबंधित हैं। तीसरा है आपका कि किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर होगा। तो कौन सा जगह हो सकता है जिसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री भीतर होगा? तो वो आपका एवरेस्ट पर्वत। ठीक है, कौन सा? एवरेस्ट पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के लिए आपको सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को समझना पड़ेगा। तो जब तक आप लोग अक्षांश देशांतर नहीं समझेंगे तब तक इस तरह की चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ें इस तरह के प्रश्न को करने के साथ लिए कि अक्षांश देशांतर के साथ साथ आपको मैप पे भी एक अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और बाकी इस तरह के प्रश्न आप लोग याद करके नहीं कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का जो भी प्रश्न हो तो उसको आप लोग याद करने या फिर ज़्यादा समझने पे जोर मत दें। हाँ, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको करना यही पड़ेगा कि जैसे अक्षांश और देशांतर का प्रश्न है तो इस टॉपिक को सबसे पहले अच्छी तरीके से समझें, और इस तरह के प्रश्न को करने के लिए किस तरह के अप्रोच लगाने पड़ते हैं वो सभी चीज़ आपको देखना पड़ेंगे। तो सबसे पहले अक्षांश देशांतर समझिए और उसके बाद सभी लोकेशन को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद इस तरह के प्रश्न होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चौथा है किसके दौरान बेली की मानकों को देखा जा सकता है। तो देखिए बेली की मानकों को है यह आपका कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका कि असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो देखिए अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो यहाँ आपका तिब्बत में मानसरोवर वाला क्षेत्र है, वहाँ से निकलता है, और शुरू में तो यह आपका इस तरह से निकलता है। ठीक है, मतलब किस दिशा में? तो पूरब दिशा की ओर बहता है, और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से आपका टर्न होता है। ठीक है, और फिर कुछ ऐसे आता है, मतलब फिर पश्चिम की दिशा की तरफ चलना शुरू होता है, और यहाँ पे आपका जो असम वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये असम का वो क्षेत्र समझिए जहाँ से ऊपर में दार्जिलिंग निकलता है और वेस्ट बंगाल बगल से लगता है, और नीचे में बांग्लादेश भी है। तो यहीं पे आपका एक शहर है धुबरी, तो यहीं पे आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से दक्षिण में घूम जाती है और बांग्लादेश में चली जाती है। तो वही शहर आपसे पूछ रहा है, तो वो है आपका धुबरी। अगर इंडिया का अगर पॉलिटिकल मैप होगा तो आपको वहाँ पे असम के नीचे में देखिएगा तो आपको ये लोकेशन धुबरी दिख जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आगे है आपका छठा नंबर की रजवाड़ा महल। ठीक है, रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है, क्या है, तो सांस्कृतिक धरोहर परियोजना है। रजवाड़ा महल स्थित कहाँ पे है, तो यह आपका स्थित है इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। आगे है आपका सातवां नंबर की युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है। तो देखिए युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी आपकी मिंटी अग्रवाल। ठीक है, कौन हो जाएंगी, मिंटी अग्रवाल। आगे है आपका आठवां नंबर की दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है। तो दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है आपका बसर में। ठीक है, कहाँ पे, तो बसर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका नौवां नंबर प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक है मैरी लुइस बक्र। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो मैरी लुइस बक्र इसके लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका 10वां नंबर की कौन फौकाल्ट, ठीक है, कौन फौकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार हो जाएगा, तो कोरियोलिस बल। ठीक है, कौन सा, कोरियोलिस बल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका 11वां नंबर प्रश्न है कि असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है। तो असम का जो पोवा मक्का है यह किसका मकबरा है, तो यह मकबरा है आपका पीर गियासुद्दीन औलिया का। ठीक है, किसका, तो पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है आपका 12वां नंबर की किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या, गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पंचभागी को। ठीक है, किसको बोलते हैं, पंचभागी को, ऑप्शन नंबर डी। आगे है आपका 13वां नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ, ठीक है, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए प्रसिद्ध जो गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजम, उनका जन्म हुआ था आपका तमिलनाडु के इरोड में। ठीक है, इरोड कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। इरोड से आपको अगर करेंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक प्रश्न आपको याद आ रहा होगा जीआई टैग से कि इरोड की हल्दी जो है सो उसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ पे हुआ, तो तमिलनाडु के इरोड में। दूसरी ध्यान में रखना है इरोड हल्दी जिसको जीआई टैग मिला है कहाँ की है, तो वो तमिलनाडु की है, जो कि अभी पता चल गया आप लोग को। और हल्दी से 3 प्रश्न और आते हैं, एक आपका इरोड हल्दी, दूसरी सांगली हल्दी जो कि महाराष्ट्र की है, और कंधमाल हल्दी जो कि ओडिशा की, और तीनों पूछे भी जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आपका 14वां नंबर की फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था। तो इसका आयोजन स्थल पहले कहाँ पे था, तो फॉरेस्ट हिल्स में। ठीक है, कहाँ पे, फॉरेस्ट हिल्स में, ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका 15वां कि किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है। तो तारों का बुरा प्रभाव किस बीमारी को बोला जाता है, तो इन्फ्लुएंजा को। ठीक है, किसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका 16वां नंबर की नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं। तो नीलम और रूबी की बात करेंगे तो ये आपकी किसकी प्राकृतिक किस्में हो जाएंगी, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 17वां नंबर प्रश्न की लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपका जानते हैं किस नाम से, तो वीरभद्र के नाम से। ठीक है, वीरभद्र के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आगे है आपका 18वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए दालों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा वो है आपका मध्य प्रदेश। साथ में मध्य प्रदेश में आपका सोया प्रदेश भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक वहाँ पे होता है। तो मध्य प्रदेश को इसको लेके आपका सोया प्रदेश के भी उपनाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है, दालों के लिए सबसे बड़ा प्रदेश उत्पादक कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश। आगे है आपका फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड किसका है। मतलब सबसे तेज गोल और कितने देर में, तो 11वें सेकेंड में। मतलब मैच के 11वें सेकेंड में ही गोल हो गया था। किसने किया था, तो हकन सुकूर ने। ठीक है, किसने किया था, हकन सुकूर ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका 20वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है। तो कौन सा तांबा खनिज है, ये थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है। तो कौन सा तांबा खनिज नहीं होगा, ये हो सकता है कि तांबा किस खनिज का से निकलता है, या फिर तांबा का अयस्क के बारे में पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका अजूराइट। ठीक है, अजूराइट यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला प्रैक्टिस सेट। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर किन्हीं भी दोस्तों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग को क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग को जाके वहाँ ज्वाइन हो जाना है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे शिक्षा विद आयुष टाइप करके भी ज्वाइन हो सकते हैं हमारे चैनल से, और वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल होता है।
तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो टी बाला सरस्वती की बात करेंगे तो यह आपके भरतनाट्यम की, ठीक है, भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। साथ में भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कथक की बात करेंगे तो बिरजू महाराज संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। साथ साथ उत्तर भारत अगर ऑप्शन में दिखे तो उसको भी पिक कर सकते हैं। कथकली की बात करेंगे तो कथकली जो है यह आपका कहाँ पे हो किया जाता है? तो बेसिकली यह केरला का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसे देवदासी नृत्य के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे है आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो किसके द्वारा माना जाता है? तो अनुच्छेद 312, ठीक है, अनुच्छेद 312 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है तीसरा नंबर प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? पता ही सभी दोस्तों को, महाराष्ट्र यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी, ठीक है, शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी है कौन सा? जबड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी सही है। आगे बढ़ेंगे पाँचवें नंबर प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो मतलब पर ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा किसके द्वारा संग्रहित किया जा सकता है, किस पोषक तत्व के द्वारा? तो वो जो है आपका वसा के द्वारा, मतलब फैट में जो है आपका सबसे अधिक ऊर्जा होता है पर ग्राम। आगे है आपका छठा नंबर है कि महिला गोल्फर लेडीज़ यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? कौन सा खिताब? तो लेडीज़ यूरोपियन टूर में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला गोल्फर, तो वह कौन हो जाएंगी? तो वह हो जाएंगी आपकी दीक्षा डागर, ठीक है, कौन हो जाएंगी? दीक्षा डागर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे आपका किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए साइंस के जो प्रश्न अगर आप लोग को दिखें तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि ग्रुप डी की बात करेंगे तो स्टैटिक जीके का ज़्यादा वेटेज नहीं होगा, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, बता रहा हूँ सभी को तो मैं बोल दूँ कि हाँ स्टैटिक जीके पूछे जाएंगे तो आप लोग स्टैटिक जीके के पीछे पड़ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप डी के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली ग्रुप डी का, तो स्टैटिक जीके को देखिए, ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा समय आप लोग साइंस पे दीजिए, तभी आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ, अगर इस बीच में भी आपको स्टैटिक के भी बीच में बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए इस बुक को थोड़ा सा मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि ये आपका टीसीएस के का एक तरह का क्वेश्चन बैंक बुक है, तो इसमें स्टैटिक के साथ साथ आपके अगर कुछ प्रश्न साइंस के भी स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्न हो सकते हैं, वैसे प्रश्न जिनका आंसर कभी चेंज नहीं हो सकता है तो वो सभी प्रश्न आपके स्टैटिक हो जाएंगे। तो साइंस के जो प्रश्न देखिए उसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखिए और ज़्यादा लेवल उसका हाई नहीं जाएगा। जो प्रश्न अभी आपके सामने दिख रहा है इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बेसिक, तो इन सभी तरह के प्रश्नों को जरूर देखिएगा। और जो प्रश्न हो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी पीडीएफ भी आप लोगों के समक्ष अवेलेबल करा ही देता हूं मैं। तो देखते हैं लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के रूप में आपका नाइट्रस ऑक्साइड को अगर फॉर्मूला की बात करें तो N2O, NO2 पे कंफ्यूज नहीं होना है, N2O। साथ ही एक आपका टर्म है क्लोरोएसीटोफिनोन, यह क्या है? अगर इसके बारे में किन्हीं को जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका जवाब बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रसिद्ध संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सिक्कल माला चंद्रशेखर जो है यह आपके संबंधित है किस वाद्य यंत्र से? तो ये संबंधित हो जाएंगे बांसुरी से, ठीक है, किससे? बांसुरी से संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका 9वां नंबर की कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? तो देखिए फूल का नर हिस्सा जो होता है वो आपका होता है पुष्प केसर, इसको कहीं कहीं आपका पुंकेसर भी लिखा होता है, ठीक है, पुंकेसर भी लिखा होता है, तो आप लोग उसको भी पिक कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। 10वां नंबर प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना के तहत अनुमत मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि, मतलब अटल पेंशन योजना की न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि कितनी है? तो न्यूनतम जो राशि है वह है आपका 1000 रुपये, ठीक है, कितना? 1000 रुपये। नेक्स्ट है पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? देखिए व्हाट हैपेंड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हैं आपके
हिलेरी क्लिंटन। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो हिलेरी क्लिंटन इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। आगे है आपका 12वां नंबर की करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो करदांग मठ जो है यह स्थित है किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। एक और मठ है आपका तवांग मठ, तो ये है आपका अरुणाचल में। ठीक है, करदांग कहाँ पे? तो हिमाचल में, और आपका दूसरा है तवांग जो कि अरुणाचल में। ठीक है, तिब्बत से लगा जो क्षेत्र है, जैसे हिमाचल का भी ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो आपका तिब्बत से लगा है, तो वहाँ पे भी एक दो मठ है, जैसे करदांग है और अरुणाचल में भी आपके तवांग है। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर तवांग ज़्यादा पूछा जाता है और लोगों को पता भी होता है। तो तिब्बत वाला अगर कोई ऑप्शन दिखे जो स्टेट तिब्बत से शेयर करता है, आंसर ना पता हो तो एक दो अगर ऑप्शन है तो आप लोग उसको ज़्यादा श्योरिटी के साथ पिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आगे है 13वां नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो देखिए, इल्बर्ट बिल जो था यह आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। और कब? तो 1884 में। तो दो तरीके हैं ऑप्शन को पकड़ने का, या तो अगर इल्बर्ट बिल पता हो तो वहाँ से आंसर पिक कर लीजिए, ना पता हो अगर ये पता हो कि 1884 में वायसराय कौन था तो वहाँ से भी इसका आंसर आप लोग पिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है आपका 14वां नंबर प्रश्न कि तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है? तो तने के उस भाग को जहाँ पे पत्ती उत्पन्न होती है उसे आसंधि बोलते हैं। अंडप जो है यह आपका क्या है? स्त्री का देखेंगे तो ओवम जिसको बोलते हैं उसको भी अंडप बोला जाता है, या फिर आपके फूलों में, ठीक है, फूलों में भी आपका यह भाग पाया जाता है प्रजनन वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका कि किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो देखिए, महाबलेश्वर के बारे में देखेंगे तो महाबलेश्वर में आपका कृष्णा नदी का, ठीक है, कृष्णा नदी का तो उद्गम क्षेत्र है वह आपका महाबलेश्वर में है। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। एक प्रश्न आपका पूछा गया था एनटीपीसी या एसएससी में, ये याद नहीं है लेकिन प्रश्न काफ़ी अच्छा था कि महाबलेश्वर पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको विल्सन पॉइंट, ठीक है, विल्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और बाकी कावेरी के बारे में देखेंगे तो यह आपका ताल कावेरी से उत्पन्न होती है। ताप्ती देखेंगे तो ताप्ती आपका मुल्ताई के क्षेत्र से। नर्मदा की बात करेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है, किस पहाड़ी से? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से भी आपकी मुख्यतः 3 नदी निकलती है, एक है आपकी नर्मदा हो जाएगी, दूसरी आपकी सोन नदी है और एक आपकी महानदी है। तो तीनों को ध्यान रखना है। आगे है आपका 16वां नंबर की द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो मतलब फिजी जो देश है उसके बारे में पूछा गया कि किस महासागर में स्थित है? तो यह आपका अवस्थित है प्रशांत महासागर में, ठीक है, कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर में। और फिजी की अगर कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? सूबा, ठीक है, इसका कैपिटल हो जाएगा सूबा। नेक्स्ट है आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है? मतलब वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और कौन है अभी आपके अध्यक्ष? तो एनके सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 18वां नंबर की 3री शताब्दी में वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, वकाटक वंश जो था उसके संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? तो उसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति, ठीक है, क्या थे? तो विंध्य शक्ति उनका नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका कि कौन सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए, सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह आपकी धूपगढ़ी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? तो धूपगढ़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर की किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो किसके द्वारा यह घोषणा किया गया था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो आगे है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्वजनों को प्रशिक्षित करता है? तो कौन करता है? तो फ्रांस, ठीक है, कौन सा देश करता है? तो फ्रांस उसको प्रशिक्षित करता है। आगे हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन है? तो देखिए, हैदराबाद शहर के संस्थापक किन्हें बोला जाता है? तो निजाम उल मुल्क को, ठीक है, निजाम उल मुल्क को। हैदराबाद को ऐसे आपको देखेंगे तो निजामों का शहर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका 3रा नंबर प्रश्न है कि समानतः F7 की, ठीक है, समानतः F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा किस लिए किया जाता है? तो F7 जो होता है किस में उपयोग में आता है? तो स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए, ठीक है, स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 4था नंबर प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस
जो कि कितना होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो वही है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। आसूत जल मतलब क्या, डिस्टिल्ड वाटर। तो उसमें आपकी ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है, तो ध्वनि की अनुमानित गति उसमें हो जाएगी आपका 1498 मीटर, ठीक है, 1498 मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न है 5वां नंबर की, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, ठीक है, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचयतन मंदिरों में से एक माना जाता है, डैश में स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका स्थित है देवगढ़ में। कहाँ पे, तो देवगढ़ में। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर की, भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है, ठीक है। तो कौन सा बैंक है जो मुद्रा नोट छापता है, तो वह हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। कौन, तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ठीक है। कब, कौन सा हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना की बात करेंगे तो यह आपका कब, 1949 में तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और अगर स्थापना की देखेंगे तो स्थापना आपका इसका कब किया गया था, तो 1935 में, ठीक है, 1935 में आरबीआई का आपका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है। तो पहला जो आपका कच्चे तेल का पाइपलाइन है वह कौन सा हो जाएगा, तो वह है आपका नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, ठीक है। कौन सा, नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन हो जाएगा। आगे है आपका 8वां नंबर है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। तो सरकारिया आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था 1983 में, ठीक है। कब किया गया, तो 1983 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है ऑफशोर की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है। तो उसके बीच की अनुमानित दूरी हो जाती है आपकी 152 मिलियन किलोमीटर। 10वां है कि वायुमंडलीय ओजोन, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत पे पाया जाता है। तो ओजोन वाला जो क्षेत्र होता है मुख्यतः देखेंगे तो यह आपका जो है सो समताप मंडल में, ठीक है। किस मंडल में, तो समताप मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा टिन का प्रतीक है। तो टिन के प्रतीक को देखेंगे तो आपका टिन का प्रतीक जो हो जाएगा वह है SN, ठीक है। कौन हो जाएगा, SN। और एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाता है, तो 50 हो जाता है, ठीक है। कितना है आपका 50 इसका जो है सो आपका नंबर है। नेक्स्ट है आपका SI की बात करेंगे तो SI क्या होता है, ये आपका सिलिकन है। TI जो है सो यह आपका टाइटेनियम है, ठीक है। टाइटेनियम नहीं हो जाएगा, यह आपका टाइटेनिया। और TA की बात करेंगे तो TA जो है सो आपका टेंटुलम है, ठीक है, टेंटुलम बोलते हैं इसको। आगे है आपका 12वां नंबर की, भाटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। तो भाटियाली की बात करेंगे तो यह आपका संबंधित हो जाएगा किस राज्य से, तो पश्चिम बंगाल से, ठीक है, पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगा। आगे है 13वां नंबर की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानसभा के गठन का प्रावधान है। तो राज्यों में विधानसभा का जो गठन है यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह 168 में, ठीक है। किसमें, 168 में यह प्रावधान दिया गया है। आगे है भारत में GDP में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो भारत की जो GDP है उसमें किस क्षेत्र की सबसे अधिक हिस्सेदारी है, ठीक है। GDP क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो GDP, भारतीय GDP में जो सबसे अधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र से है, तो वह है आपका सेवा के क्षेत्र से, मतलब सर्विस से। आगे है आपका 15वां नंबर की, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है। तो किसमें विभेदित कार्य नहीं होता है, तो थैलोफाइटा में, ठीक है। किसमें, थैलोफाइटा में, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका 16वां नंबर की, 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी। 2004 में आपका हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उसकी तीव्रता क्या थी, तो उसको लेके पूछा गया। तो उस समय इसकी तीव्रता थी 9.1, ठीक है। क्या थी, 9.1। आगे है आपका 17वां नंबर की, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली का एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है, ठीक है। तो तबला वादक जो नहीं है उनके बारे में बताना है। जैसे जाकिर हुसैन देखेंगे तो तबला वादक हैं, लतीफ़ अहमद भी तबला वादक हो जाएंगे, स्वप्न चौधरी की बात करेंगे तो यह भी तबला वादक हैं, अमजद अली की बात करेंगे तो अमजद अली आपके तबला वादक नहीं होंगे, यह आपके सरोद वादक हैं, ठीक है, सरोद वादक हो जाएंगे। आगे है आपका 18वां नंबर की, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत के किस वर्ष लागू की गई थी। तो आर्द्र भूमि पर जो रामसर संधि है यह भारत में किस वर्ष लागू की गई थी, तो यह आपका लागू किया गया था 1982 में, 1982 में।
नेक्स्ट है आपका 19वां नंबर की 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक के साथ मुगल सेना को चीरता हुआ जंगल से चले गए थे। तो काफ़ी चर्चित नाम है, क्या नाम हो जाएगा, तो उनका नाम हो जाएगा महाराणा प्रताप। ठीक है, क्या हो जाएंगे, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। आगे है लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। तो देखिए प्लूटो जो है इसे 2006 में आपका ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था, मतलब कि यह जो है सो काफ़ी दूर होने के कारण इसको ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, पहले प्लूटो आपका ग्रह हुआ करता था, टोटल 9 प्लैनेट थे, लेकिन अब आपका 8 ही प्लैनेट है। तो इस तरह से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। 4 प्रैक्टिस सेट करवाया है मैंने इसमें, और आगे से आप सबों का जो रिक्वेस्ट है 5-5 प्रैक्टिस सेट, तो वही वीडियो आएगा कल से। तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे सभी से, थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द कवर करूं। साइंस का अगर कोई बुक आप लोग चाहते हैं रिव्यू हमसे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं स्पीडी के बारे में सोच रहा हूं, अगर आप लोग को लगता है कि स्पीडी का जो आपका लेटेस्ट वर्जन है उसका रिव्यू करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट उसका भी कराना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर उसके बारे में बताइएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।